साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। निकम्मी और नाकारा भाजपा सरकार ने 10 साल से एक बिजली का यूनिट भी हरियाणा में पैदा नहीं किया। नतीजा ये है कि पूरा हरियाणा आज भयंकर बिजली संकट से ग्रस्त है। खेत खलिहान से लेकर घरों तक बिजली की कमी से त्राहिमाम हैं। पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं, गांव और शहर जो हैं वहाँ इलाकों के अंदर बिजली नहीं, और बंद पड़े बिजली प्लांट ये सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। कुछ तथ्य मैं सिलसिलेवार आपके बीच में रखना चाहूँगा। 10 साल से भाजपा और उससे पहले भाजपा जजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। हरियाणा में आज के दिन सरकार ये मानती है कि 2000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कम उपलब्ध है, और भाजपा सरकार ने अपने निकम्मेपन के चलते गर्मी के इस मौसम में बिजली खरीद की कोई प्रावधान नहीं किया, और अब सरकार के खजाने को चूना लगाकर अनाप शनाप रेट पर बिजली खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। यह शासन और प्रशासन का टोटल फेलियर नहीं तो क्या है? दूसरा पहलू, नतीजा ये भी है कि आने वाले सालों में बिजली की समस्या और भयंकर हो जाएगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो हरियाणा सरकार का बिजली का कितनी बिजली चाहिए ये अनुमान लगाता है, उनका ये मानना है कि 2025-26 और 26-27 में बिजली की मांग जो है, जो घटत कम होगी, जो कम बिजली हरियाणा में होगी, वो लगभग 3000 मेगावाट है। यानी 3000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन ज़रूरत होगी, और 37-38 तक ये 6000 मेगावाट हो जाएगी। पर असल क्या है? मेरा ये मानना है कि 2025-26 में ही 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली चाहिए, और 27-28 तक यानी उससे अगले साल तक ये 3500 मेगावाट तक ज़रूरत पड़ेगी। पर 10 साल में एक यूनिट भी बिजली ना पैदा करने वाली भाजपा सरकार बेपरवाह भी है, लापरवाह भी है, निकम्मेपन और नाकारापन से ग्रस्त भी है। कैथल के पत्रकार ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं, हरियाणा में आखिरी बार बिजली उत्पादन कांग्रेस सरकार ने किया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि उस बिजली उत्पादन का मैं एक हिस्सा था बतौर बिजली मंत्री के। हमने क्या किया था मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा। 600 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में शुरू किया। 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में बनाया। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट का, जिसको झाड़ली 1 झज्जर कहते हैं, वहाँ लगाया। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली 2 प्राइवेट सेक्टर में 1320 मेगावाट का झज्जर में झाड़ली 2 लगाया, और 25 साल के लिए 292 पैसे फिक्स्ड पे, 1 पैसा बढ़ नहीं सकता, मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है 1400 मेगावाट पावर बिजली खरीदी। सच्चाई ये प्रदेशवासियों के सामने है। 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। 1200 मेगावाट के राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार पर ताला लगा दिया। 1 यूनिट बिजली नहीं बनती, हज़ारों करोड़ सरकार ने खर्चे। 1500 मेगावाट में इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्लांट था, आप जानते हैं ये NTPC जो भारत सरकार की कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट है, ये हमने उस समय फ़ायदा उठा लिया था क्योंकि दिल्ली को बिजली की ज़रूरत थी, उनके पास ज़मीन और वाटर लिंकेज नहीं थी। तो मैंने कहा कि आप ये दिल्ली बॉर्डर पर लगा लीजिए, आधी बिजली हमें दे दीजिए। तो हमने ज़मीन दी मुफ्त में,
पानी की लिंकेज दी और आधी बिजली हमें मिल गई। खट्टर साहब ने साइन करके वो बिजली वापस दे दी, बोले हमें ज़रूरत ही नहीं। तो 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी। इधर 1200 मेगावाट का प्लांट बंद कर दिया, इधर 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी। तीसरा, जो 25 साल के लिए ₹2.92 पे मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है, जो बिजली खरीदी थी, अब उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ₹2.92 हिंदुस्तान में सबसे सस्ता रेट है बिजली का और वो बढ़ भी नहीं सकता 25 साल तक, तो अब उनसे इन्होंने बिजली ये लेते ही नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और बिजली नहीं लेते। वो उस बिजली को औने पौने दाम में एक्सचेंज में बेच रहे हैं। हरियाणा को नुकसान हो रहा है डबल। एक तो ₹2.92 की बिजली नहीं मिलती, दूसरा वही बिजली हमें जाके एक्सचेंज में ₹12, ₹14, ₹15 पे खरीदनी पड़ती है, तो हमें तो डबल नुकसान होने लग रहा है। तीसरा, ये 3 बातें तो हुई, इसके साथ साथ एक बात और भी हुई। 750 मेगावाट का एक और पावर प्लांट यमुनानगर में लग सकता है। आपको पता है नदी के ऊपर परमिशन नहीं मिलती बिजली प्लांट लगाने की। मैंने यमुना के ऊपर भारत सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली, कोयले की माइन खरीद के हरियाणा सरकार को दी, एलोकेट करा के लाइन का प्रावधान किया, ज़मीन पड़ी है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लांट लगाना है। 10 साल में प्लांट नहीं लगाया खट्टर साहब ने या बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने। अब 750 मेगावाट ज़मीन नहीं एक्वायर करनी, पानी लिंकेज नहीं चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए, तीनों करके दे रखी हैं कि कभी भी आप बिजली प्लांट लगा लो, नहीं लगाते। हाँ, ₹15, ₹14, ₹12, ₹10 पे बाहर से बिजली खरीद रहे हो। नतीजा ये है कि हरियाणा के लोग बिजली की कमी से त्राहिमाम हैं और हम अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके अनाप शनाप रेट पे बिजली खरीद रहे हैं। अगर हम थर्मल पावर प्लांट चलाएं तो ₹3.25 साढ़े ₹3 तक बिजली बना सकते हैं, पर हम ₹10 वाली खरीदेंगे, ₹15 वाली खरीदेंगे, अपना प्लांट जो हज़ारों करोड़ से बनाया वो नहीं चलाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है? कारण बिल्कुल साफ है। 10 साल तक हरियाणा को जात पात में बांटने, टुकड़े टुकड़े करने से फुर्सत मिलती तो हरियाणा में बिजली उत्पादन, उद्योग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बीजेपी करती। 10 साल में हरियाणा वासियों को पोर्टल खेलकर जनता की ज़िंदगी को उलझाने व परिवार के सदस्यों को आईडी बनवाने, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, उसकी लाइन में लगवाने से, चक्कर में डलवाने से फुर्सत मिलती तो फिर निवेश और निर्माण का काम करते। 10 साल में हरियाणा को 3 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबाकर अनाप शनाप तरीके से पैसा लूटने से फुर्सत मिलती तो बिजली घर, ITI, स्टेडियम, सड़कों का निर्माण करते। 10 साल में भाजपा जजपा सरकारों ने हरियाणा को केवल दिया जात पात का बंटवारा, भयमुक्त भ्रष्टाचार, भयंकर महंगाई, बेइंतहाशा कर्ज, बिकती नौकरियां, बेलगाम अफसरशाही, किसान, गरीब, युवा, महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबों पर अत्याचार, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार गिरता निवेश, डूबती अर्थव्यवस्था और पंगु शासन व गायब सरकार। इसलिए हम कह रहे हैं कि बदलाव का समय है। आप कोई भी सवाल इस पे पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। ये मैं सारे तथ्य एक प्रेस विज्ञप्ति की शक्ल में आपको भेज रहा हूँ और देरी के लिए एक बार फिर क्षमा प्रार्थी। रणदीप जी, टीडीपी ने अध्यक्ष पद की मांग की है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जैसे विपक्ष को बार बार या तो सस्पेंड किया जा रहा था, तो लेकिन अब की बार विपक्ष अध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। देखिए, ये उनका अपना मामला है, हम तो उस पर क्यों टिप्पणी करें। और मुझे उम्मीद है कि अगर टीडीपी अपना स्पीकर बनाएगी तो कम से कम इस देश में प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा का काम शायद हो पाए। सर, मेरा सवाल है, कांग्रेस बढ़ते क्रम में जो है हरियाणा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा घटते क्रम में दिख रही है, तो क्या मानते हैं इस बदलाव पर, किसकी मोहर लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन है, वो भगवान है और उनका फैसला सर्वोपरि है। जब उन्होंने हमें नकारा, हमने हाथ जोड़कर स्वीकारा।
आज उन्होंने कांग्रेस को जनमत दिया, ये भी हमने स्वीकारा। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप याद करिए, मैंने चुनाव से पहले आपने मुझे सवाल पूछा था कैथल के मित्रों ने कि कितनी सीट आएंगी, तो मैंने आपको कहा था 5 से 8 सीट आएंगी, अगर आपको याद हो, और किसी व्यक्ति ने बात नहीं कहा। और 8 के हम नज़दीक ही पहुँच गए। 3 सीटें तो हम 50,000 से कम पे हैं, तो वो लगभग हम विजय के नज़दीक पहुँच गए थे वहाँ भी। मेरा ये मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में जो मोदी जी का प्रपंच था उसका मुलम्मा उतर गया है। सरकार नाम की कोई चिड़िया हरियाणा में बची नहीं। एक नाजायज़ सरकार है जिसके पास विधायक नहीं। जितना जल्दी इसे खारिज करेंगे उतना हरियाणा को फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं क्या हालत है, किस प्रकार से लूटा जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कांग्रेस की अगर लोगों के आशीर्वाद से 80 से ज़्यादा सीट भी आएँ तो अचंभा मत मानिएगा। भाई साहब, गठबंधन प्रत्याशी को क्षेत्र लोकसभा में हार जीत चुनाव में चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके बाद अनुराग डाडा यहाँ अनाप शनाप बयानबाजी कर गया। कैथल वालों को बड़ा रोष है उसके बयान बड़े से, आरोप लगाए, लोगों को बड़ा रोष है इस बयान से, लोग बड़े आहत हैं। भीतर घाती के आरोप लगाए। देखिए, ऐसा है, उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खाम में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी बातें बता दी हैं और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरें, हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का ज़रूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया, और हम खुद की विवेचना करेंगे, अपना अंतर्मंथन करेंगे और जहाँ जहाँ दुरुस्ती की आवश्यकता है वहाँ दुरुस्ती भी करेंगे, बजाय किसी और पर इल्ज़ाम लगाने का। सर, नीट की परीक्षा पर आपने भी आवाज़ उठाई थी, देश भर में आवाज़ उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से लेटरगति की जा रही है रद्द करने को लेकर, क्या छात्रों का भविष्य अंधकार? आदरणीय साथी, एक दिन और मैं आपसे नीट पे चर्चा करूँगा। ये 24 लाख बच्चों के ज़िंदगी का, ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं या नौकरी पेशा माँ बाप के बेटा बेटी हैं या छोटी सी दुकान या व्यवसाय करने वाले लोगों के बेटा बेटी हैं या फिर SC BC समाज के हमारे नौजवान युवा और युवतियां हैं, इनके भविष्य के साथ एक षड्यंत्र के तहत खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मैंने 2 वीडियो जारी करके सबसे पहले 6 जून को ये मामला देश में उठाया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, अन्य विपक्षी दलों ने उठाया, खुद राहुल जी ने और खड़गे साहब ने मुझसे चर्चा की और उन दोनों ने स्वयं इस पर आवाज़ उठाई। और राहुल जी ने तो ये भी कहा कि वो स्वयं नीट के मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो मैं भी उठाऊंगा, उधर राहुल जी लोकसभा में उठाएंगे। हमें ये विश्वास है कि हम सरकार को, हमारा यहाँ कोई राजनीतिक विरोध नहीं, 24 लाख बच्चों को ये लगने लगा है कि अब वो डॉक्टर या डेंटल डॉक्टर बनने से मेरिट के आधार पर नहीं, हेरा फेरी और लीपापोती के आधार पे अब चयन होगा। ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो गरीब का बेटा या बेटी, उसका एक आखिरी सपना होता है सबसे बड़ा कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। आप वो भी उससे अगर छीन लेंगे तो वो चाहे सामान्य वर्गों के गरीब हों या SC BC समाज के गरीब और साधारण परिवार हों, मिडिल क्लास हों, उनके बेटा या बेटी को मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस नहीं दे पाएंगे। पहली बार ये हुआ कि 670 कट ऑफ पे भी, 670 नंबर लेकर भी आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखला नहीं मिल रहा। ये उनसे पूछिए जिनके बेटा या बेटी ने मेहनत करके नीट पास की है। तो हमारी सबकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। बाकी मैं आपसे एक दिन तफसील से इस विषय पर बात करूंगा।
ताकि मौजूदा बिजली संकट का विषय कहीं पीछे ना पड़ जाए। बीजेपी कह रही थी कि मुस्लिम्स के विरोध में उन्होंने काफ़ी, प्रधानमंत्री ने खुद रैलियां की है, कांग्रेस पे आरोप लगाए कि वो आरक्षण की, लेकिन अब ऐसी ही पार्टियों के साथ वो गठबंधन में है जो मुस्लिमों के पक्षधर रही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, आदमी गलत है जिससे पूछा जा रहा है, ये मोदी जी से पूछा जाना चाहिए सवाल। जैसे जीत का इलेक्शन था, कैथल विधानसभा चुनाव का या चेयरमैन का चुनाव का या पार्लियामेंट का चुनाव, कैथल में बहुत सारे वो पीछे गए हैं सर, क्या मानते हैं? जी, मैंने इसीलिए आपको कहा बजाय किसी और की आलोचना के हम खुद की विवेचना करेंगे और जहाँ जहाँ दुरुस्ती की ज़रूरत है वो करेंगे, मैंने इसीलिए कहा। जम्मू में आतंकी हमला हुआ सर, जम्मू में हुआ आतंकी हमला जिसमें 8 से अधिक तीर्थ यात्रियों की आतंकियों द्वारा जघन्य हत्या की खबर है। ये अपने आप में आत्मा को झकझोरने वाला भी है, सनसनीखेज तो है ही और दिल दहलाने वाला भी है। जो तीर्थयात्री जिनकी जानें गई हैं उनके परिवारों के प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो ये कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर से उग्रवादी अब नहीं है, उनका सफाया हो चुका। ये जो घटना है दुर्दांत उग्रवादी घटना, इससे ये साफ है कि जो उग्रवादी चेहरा है वो फिर उठ गया है। उनको कुचलने के लिए, उग्रवाद का सर कुचलने के लिए, सीमा पार से आ रहे उग्रवाद के खात्मे के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इसके लिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि अब गृह मंत्री या रक्षा मंत्री नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो क्या कदम उठाएंगे और देश को आश्वस्त करें कि लोग अपना पूजा करने के लिए बगैर किसी भय के जम्मू कश्मीर हो या देश के अन्य स्थान हो वहाँ तक जा पाएंगे। राहुल गांधी को विपक्षी दल का नेता बनाया गया, अब किस तरह से लग रहा है कि परफॉर्मेंस हो पाएगी? देखिए, मुझे ये विश्वास है कि श्री राहुल गांधी सारे कांग्रेस पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की बात स्वीकार कर विपक्ष के नेता की पद की जिम्मेवारी निभाएंगे। लोगों को कम से कम उनकी ईमानदारी, साफगोई और साधारण व्यवहार पर विश्वास है। इस देश को आडंबर या प्रपंच नहीं चाहिए। इस देश को प्रेम के आलिंगन में लेकर नफरती ताकतों को और जो बंटवारे की ताकतें हैं उनसे दूर कर इस देश में प्रेम और सदाचार और सद्भाव की जो भावना है उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। श्री राहुल गांधी उस पर खरा उतरते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है।